हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जहां पर भी होंगे आप दिलो दिमाग से पढ़ाई करते होंगे, अपने घर पे या कहीं पे भी है, आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करते होंगे। आज हमने जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं दैट इज वन सेगमेंट ऑफ दैट इज सरफेस केमिस्ट्री और एप्लीकेशन ऑफ कलर्स। हमने कलर्स को पढ़ा, तो यही पे आ जाता है जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं दैट इज द रियल थिंग। हम क्यों केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है हमारे जीवन में, है ना, हमारे जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो हम यहाँ अभी पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कलर्स। कलर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। कलर्स तो बहुत सारे इस्तेमाल कलर्स के हमारे चारों तरफ हमारे जिंदगी में। तो अब देखिए हम एक से करके लिखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कोलोइडल मेडिसिन, है ना। कोलोइडल मेडिसिन नंबर 1, कोलोइडल मेडिसिन। बच्चों बहुत से मेडिसिन होते हैं, दोज आर इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, है ना। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सल्फर का अगर कलर्ड सॉल्यूशन लेंगे, कलर्ड्स ऑफ सल्फर दैट इज बीइंग यूज्ड एज द जर्मिसाइड फॉर प्लांट्स। आप इसको याद रखिए। नंबर ए हम देख लिखते हैं, कलर्ड्स ऑफ सल्फर is used as germicide in plants। ठीक है, प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, जर्मिसाइड के लिए। दूसरा होता है, मान लीजिए हमारा वाइटलिटी इंप्रूव करने के लिए, ह्यूमन का वाइटलिटी ताकत बढ़ाने के लिए इंटरमस्कुलर इंजेक्शंस आर मेड फ्रॉम कैल्शियम एंड गोल्ड सॉल्ट्स। समझ रहे, कैल्शियम और गोल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन को लेकर क्या बनता है, इंजेक्शन बनता है, इंटरमस्कुलर इंजेक्शंस टू इंक्रीज द वाइटलिटी ऑफ आवर बॉडी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर बी, इंटरमस्कुलर इंजेक्शंस आर मेड फ्रॉम colloids of calcium and gold। ऐसे बहुत से मेडिसिन से हमने दो एग्जांपल दिया। अब दूसरे जाएंगे एप्लीकेशन पे, स्वेज डिस्पोजल। स्वेज डिस्पोजल बच्चों स्वेज डिस्पोजल एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल दैट इज ऑब्लिगेशन वी कैन टेल। अगर आप इंडस्ट्री में बनाते हो, अगर आपका स्वेज डिस्पोजल करने का फैसिलिटी नहीं है तो यू कैंट सेटअप इन इंडस्ट्री। दैट इज द फर्स्ट रूल और लॉ ऑफ गवर्नमेंट। तो ये स्वेज को डिस्पोजल करना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन नहीं तो हमारा क्या होगा, दैट इज एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी वेरी हैजर्डियस, नो, तो खराब हो जाता है। तो कैसे होता है, तो हाउ टू डिस्पोज द स्वेज। ये स्वेज में क्या होता है, तो जो स्वेज में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, दे आर चार्ज कलर्स। So to remove those charged colloids, we can use the process of cataphoresis, no? तो by the process of cataphoresis, the charged waste particles from swage can be removed। ठीक है, समझ गए। आपको पता है कैटाफोरेसिस क्या है। कैटाफोरेसिस क्या है, इट इज नथिंग बट द बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। इसको क्या किया जाता है कलर्ड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया जाता है। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, तो दैट विल बी सेपरेटेड आउट। ठीक है। अब तीसरा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर में भी वैसे ही कोलोइडल पार्टिकल्स है। कोलोइडल पार्टिकल्स दैट इज आल्सो चार्ज्ड पार्टिकल्स, है ना। अगर हम ऐड करेंगे क्या, अगर आलम हम ऐड करेंगे, इफ आलम इज एडेड, ये क्या करेगा, Al3+ देगा, दैट विल इज एडेड, देन it will neutralize
it will neutralize the charged impurities present as colloids in water and make them to settle down, which can be removed by filtration. समझ गए? जो पानी होता है, पानी के अंदर बहुत सारे कॉलर्ड्स होते हैं और कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, 2000 चार्ज पार्टिकल। हम उसमें आलम डालेंगे तो आलम विल सप्लाई Al3+ will neutralize those charged particles and those neutralized particles settle हो जाएंगे, तो we can make them separate out। ठीक है। उसके बाद क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये बच्चों आपको हमने अच्छी तरह समझा चुके हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कैसे होता है ये क्लींजिंग एक्शन सोप? सोप का जो हमने लेते हैं उसका जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होता है उसका क्या दो टेल होते हैं, एक लायोफिलिक एक लायोफोबिक। मान लीजिए सोडियम स्टीयरेट, उसका एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक होता है। तो लायोफिलिक क्या करता है? इट इज हैविंग अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, और लायोफोबिक का अफिनिटी टुवर्ड्स द दैट इज ऑयली डस्ट, वो भी लायोफोबिक होता है। तो जब वो उसके साथ मिल जाते हैं, लायोफोबिक पार्ट क्या करता है, डस्ट जो ऑयली पार्ट उससे मिल जाता है, जुड़ जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। और ये लायोफिलिक पार्ट क्या होता है, वाटर के साथ उसका अफिनिटी है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वो एक सर्कल बना लेते हैं, आप उसको अच्छी तरह समझते हैं। तो जब हम उसको नचोड़ते हैं या उसको प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है, वो बबुल जैसे ऊपर निकलता है ना। तो ये आपको मालूम है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है ना। बाय द हेल्प ऑफ लायोफिलिक and a लायोफोबिक tail end, TAIL, tail end of a colloidal particle of soap solution, है ना। ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब फिफ्थ लिखेंगे हम, इसको पहले ये करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। अब फिफ्थ लिखते हैं टैनिंग। ये टैनिंग क्या होता है? ये लेदर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। टैनिंग इज ए नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट, आप याद रखिए, टैनिंग इज ए नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट which when come in contact with positive heights it neutralizes and affords hardness to leather। लेदर को हार्ड करने के लिए, हार्डनिंग करने के लिए वी आर यूजिंग टैनिंग। टैनिंग एक नेगेटिव सॉल्ट है, अगर हम उसको अप्लाई करेंगे जो या लेदर के अंदर होगा हाइड पॉजिटिव सॉल्ट क्या करेगा, अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेदर हार्ड हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल रेन। बच्चों विश्व में बहुत से देश है जहां बारिश काफी दिन तक होता नहीं है, तो वहां पे दे आर यूटिलाइजिंग द आर्टिफिशियल रेन, समझे। तो ये आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है? हमको मालूम है जो एयर में हमारा मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर में वाटर पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो हम लिख सकते हैं मॉइस्ट एयर contains charged water particles। ठीक है। अगर उसमें इलेक्ट्रिफाइड सैंड इफ इज थ्रोन
from aeroplane, it neutralizes the charge, it neutralizes the charge on water and make it to coagulate, make it to coagulate and rain results. क्या इसका मतलब, जब उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल होता है, मान लीजिए हम इलेक्ट्रिफाइड सैंड, रेत को हम इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे और उसको लेके एरोप्लेन से एयर में डाल देंगे, तो डालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रीफाइड सैंड विल न्यूट्रलाइज दोस चार्जेस ऑन द वाटर पार्टिकल्स इन मॉइस्ट एयर। तो जब उसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो वाटर विल कोआगुलेट, क्या होगा, फिर रेन होगा, वाटर इकट्ठे से रेन होगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अब इसको याद रखिए। लास्ट वन, स्मोक प्रेसिपिटेशन, हम लिखते हैं स्मोक प्रेसिपिटेशन। ये स्मोक प्रेसिपिटेशन क्या है बच्चे, जब देखते हैं आप कोई इंडस्ट्री में देखते हैं कि चिमनी से बहुत काफी जोर से धुआं निकलता है ना, तो धुआं के अंदर कार्बन होते हैं और दैट कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म पार्टिकल्स, दैट इज आल्सो कॉलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो वो जो चिमनी से निकलता है, मान लीजिए चिमनी है, ये चिमनी से क्या धुआं निकलता है, ये बाहर निकलता है धुआं। ठीक है, ये जो धुआं निकलता है इसके अंदर क्या है, कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोइड्स और दे आर चार्ज्ड। These carbon particles can be filtered, can be removed by the electric precipitator। क्या है इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, क्या है, इस तरफ एक इलेक्ट्रोड, इस तरफ एक इलेक्ट्रोड, समझ रहे हैं, इस तरफ एक इलेक्ट्रोड, इस तरफ एक है इलेक्ट्रोड, इसके बीच में भी एक चार्ज इलेक्ट्रोड दिया जाता है। ये जो बिल्कुल हाई वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है, वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है ना, वेरी हाई वोल्टेज। ये वेरी हाई वोल्टेज क्या करता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, तो इसके अंदर जो कार्बन जाता है, चार्ज कार्बन, दे लॉस द चार्ज। जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं, आके यहाँ नीचे जमा हो जाते हैं। बाकी जो बचा इसमें क्या, सिर्फ स्मोक गोज आउट, समझ गए, सिर्फ स्मोक ही बाहर जाता है और बाकी सारे क्या होता है, कार्बन से गिर जाते हैं, समझ गए। तो यहाँ क्या, चार्ज कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द स्मोक coming out from chimney are removed by electric precipitators। ये क्या करता है, कार्बन को प्रेसिपिटेट करके नीचे गिरा देता है, तो इट इज कलेक्टेड एंड दैट इज आल्सो बीइंग यूज्ड, है ना। ये जो कार्बन होते हैं वो बहुत इस्तेमाल, आप देखिए शाही जो ये मार्कर है आप देख रहे हैं, इसमें जो शाही है, दोज कार्बन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशंस आर आल्सो यूज्ड फॉर दिस इंक, समझ गए। तो ये आपको अच्छी तरह समझना, और एग्जाम में आता है राइट डाउन 3 एप्लीकेशंस ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशंस, और 3 एप्लीकेशंस ऑफ कॉलोइड्स, है ना, यू हैव टू राइट। ठीक है बच्चों, इमल्शन एंड इमल्सिफाइंग एजेंट, emulsion and a emulsifying agent। ये इमल्शन क्या है, व्हाट डू मीन बाय इमल्शन, ए colloidal system involving one liquid dispersed in another is known as emulsion। ये भी एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है, लेकिन क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम जो है और डिस्पर्स्ड फेज, सेम फेज, बोथ आर इन लिक्विड, सो वी कैन राइट इमल्शन किसे कहते हैं, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग
addition of or involving one liquid dispersed in other. समझ गए? A colloidal solution involving one liquid dispersed in other is known as emulsion. ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड में और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड में. अगर डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, दैट विल फॉर्म एन इमल्शन. इमल्शन कैन बी फॉर्म बाय टू इमिजिबल लिक्विड्स. इट इज फॉर्म्ड by two immiscible liquids. इमिसिबल लिक्विड्स मतलब क्या है, मान लीजिए वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर. अगर हम ऑयल को ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप, इसका मतलब क्या है, an emulsion can be formed by mixing or by adding oil into water. Another emulsion can be formed by adding water in oil, because oil and water both are immiscible. First you have to one thing remember, these emulsions are not stabilized. ये stabilize नहीं होते, stable नहीं होते, क्योंकि dispersed phase और dispersion लिक्विड में, लेकिन वहाँ बहुत सारी इमिजिबल. क्या होता है, तुरंत ही जब वो हम मिक्स करते हैं, अगर उसको ऐसे ही रख दिया हमने, क्या होता है, वो एक लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं, डिफरेंट लेयर अलग अलग फॉर्म कर लेते हैं. मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, हम बताते हैं ऑयल इन वाटर. अगर हम एक बीकर में लेते हैं, पानी लेते हैं, इसमें कुछ ऑयल डाल देते हैं, कुछ ऑयल डाल के हम इसको खूब अच्छी तरह सेक करेंगे. अच्छी तरह सेक यानी ऐसे बहुत जोर से हम इसको हिलाएंगे, तो जैसे ही सेक होगा, दिस ऑयल विल मिक्स्ड विद द वाटर एंड इट विल फॉर्म एन इमल्शन दैट इज नोन एज ऑयल इन वाटर इमल्शन. समझ गए आप? अगर हम ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लेके पानी में डालेंगे और पानी को बहुत जोर से उसको हम स्टीयर कर सकते हैं या उसको सेक कर सकते हैं, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, द ऑयल विल बी मिक्स्ड इन दिस वाटर, इनसाइड दिस वाटर, एंड इट विल फॉर्म ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन. समझ गए? बट बच्चों, जब हम उसको सेक करना बंद कर देंगे या स्टीयर करना बंद कर देंगे, क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन फॉर्म टू लेयर्स. ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर भी अलग हो जाएगा. आप समझ गए मेरा मतलब? यानी कुछ देर के बाद हम अगर उसको कुछ नहीं किए, मतलब सेक नहीं किया, स्टीयर नहीं किए, तो क्या होगा, फिर ये पानी का पानी वैसे ही रह जाएगा, ऑयल जाके इधर एक तरफ ऑयल सारा हो जाएगा. तो दे विल बी सेपरेटेड ऑटोमेटिकली ना. तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये थर्ड सब्सटेंस इज नीडेड. एक तीसरा सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं थर्ड सब्सटेंस. आप इसको नोट कीजिए. थर्ड सब्सटेंस दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट, और इसको कहते हैं इमल्सिफायर. आप समझ गए? तो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है? इमल्सिफाइंग एजेंट इज द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन इमल्शन टू मेक इट स्टेबलाइज और टू मेक इट स्टेबल. किसको? ऑयल इन वाटर टाइप हो या वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन को स्टेबल करने के लिए जो एजेंट हम डालते हैं, दैट इज नोन एज, अब वो सब्सटेंस डालते हैं, दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर. सो वी कैन राइट हियर द सब्सटेंस. आप इसको नोट कर सकते हैं, द सब्सटेंस व्हिच इज एडेड टू एन इमल्शन to make it stable is known as
इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर। आप समझ गए? हम ये इमल्सन ऑयल इन वाटर का बेस्ट एग्जांपल है हमारा मिल्क। जो घर में मिल्क इस्तेमाल करते हैं, मिल्क वन ऑफ द इमल्सन दैट इज ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल उसमें कौन सा है? उसमें फैट इज प्रेजेंट एज ऑयल। आप समझ गए? आप देखेंगे अगर हम दूध को ऐसे ही रख देते हैं तो बच्चों दूध तो ऐसे ही रहता है, वो तो सेपरेट नहीं होता है, सेपरेट हो जाता है। आप देखेंगे अगर रात को हम दूध रखते थे उसके ऊपर एक ये बढ़ जाता है, समझ गए ना आप, जो घी के लिए निकाल लेते हैं, इट इज सेपरेटेड आउट। तो अगर हम दूध को गर्म करते हैं वैसे रखते हैं, उसमें दूध को वैसे ही वो रखता है कौन? उसको बोलते हैं सेशिन या प्रोटीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। इन मिल्क, आप याद रखिए, इन मिल्क प्रोटीन acts as an emulsifying एजेंट। आप याद रखिए, इसको एग्जाम में आता है, emulsifying एजेंट। ये प्रोटीन को भी कहते हैं CAESIN, सेशन कहते हैं इन मिल्क। तो मिल्क इज एन इमल्सन, मिल्क इज एन इमल्सन। व्हाट इज दिस? ऑयल इन वाटर इमल्सन। आप याद रखें, तो मिल्क ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। ठीक है ना? और मिल्क को स्टेबलाइज कौन करता है? द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इनसाइड इट। आप समझ गए? तो ये दो तरह का हुआ, एक ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है एक मिल्क हो गया, दूसरा फेनॉल और क्रेशल जो हम इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए, वो भी फेनॉल और क्रेशल, वो भी ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। और वाटर इन ऑयल टाइप दैट इज जस्ट अपोजिट। अगर हम ऑयल में वाटर डालेंगे, ऑयल में पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो इट विल फॉर्म वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है? गम्स, उसका एग्जाम्पल है हमारा बटर और कोल्ड क्रीम। वाटर इन ऑयल टाइप ये कौन सा हो गया? बटर, कोल्ड क्रीम, क्योंकि बटर में पानी रहता है, बटर में वाटर उसके अंदर रहता है, बिकॉज बटर इज नथिंग बट द दैट इज ऑयल इन नेचर एंड वाटर इज इनसाइड, प्रेजेंट इनसाइड दिस। कोल्ड क्रीम में भी वही है। तो ये हो गया वाटर इन ऑयल टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप। ये हो गया कौन सा? मिल्क। ये कौन सा हो गया? मिल्क, क्रिस्टल और फेनॉल। आप इसको लिख सकते हैं पहले, ये आप समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना? अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप, और कंपैरिजन बिटवीन ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है? अच्छा देखो, ऑयल इन वाटर टाइप, इसको हम वो बाई डब्ल्यू, दिस इज डबल बाई वो भी लिख सकते हैं। कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन? नंबर वन, फर्स्ट यू कैन राइट डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन टेस्ट भी इसको लिखते हैं। दिस ऑयल इन वाटर इमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड। क्या है डाइल्यूशन टेस्ट में? This water type emulsion can be diluted because it forms a continuous। ये थोड़ा सा स्टेबल है, इसमें अगर हम डाइल्यूशन करना चाहेंगे और पानी डालना चाहेंगे तो इट कैन बी डाइल्यूटेड। लेकिन ये क्या होगा? इसको हम डाइल्यूशन नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, it cannot be
अगर आप ला के इसको डाइल्यूट करना चाहेंगे, वाटर को डाइल्यूट, कैन यू डाइल्यूट? आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, लेकिन दूध को डाइल्यूट आप कर सकते, दूध में पानी मिला सकते हैं, लेकिन वाटर में पानी आप नहीं मिला सकते। आप समझ गए अभी? तो ऑयल इन वाटर को हम डाइल्यूट कर सकते हैं, दूध को डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन मक्खन को डाइल्यूट नहीं कर सकते। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, अगर ऑयल सॉल्युबल डाई, डाई मीन्स जो कपड़ा पे रंग होता है, ऑयल सॉल्युबल डाई, ऑयल सॉल्युबल डाई इज एडेड, आप समझ गए, ऑयल सॉल्युबल डाई एडेड टू दिस इमल्सन। अगर हम ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है ना, ऑयल सॉल्युबल डाई को अगर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन में हम डालें, ऑयल सॉल्युबल डाई इफ एडेड टू दिस इमल्सन, क्या होगा? रेड ड्रॉपलेट्स वी कैन सी बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। समझ गए आप? कलर ड्रॉपलेट्स, कलर ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। समझ रहे हैं आप? अगर हम ऑयल सॉल्युबल डाई, जो डाई कलर का कपड़ा कलर करते हैं, रंग करते हैं, वो डाई को अगर हम किस में डालेंगे, इसे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्स में डालते हैं, तो अगर हम माइक्रोस्कोप लेंगे, देखेंगे उसमें कलर ड्रॉपलेट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? कलर ड्रॉपलेट्स मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? कलर ड्रॉपलेट्स नहीं मिलेगा। here in this case no color droplets are found। ठीक है। अब नंबर थ्री क्या है? लेस विस्कस एंड मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। ये क्या होता है? लेस विस्कस एंड ए हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? अगर हम ऑयल को वाटर में डालते हैं, जरूर इसका मतलब ही वो लेस विस्कस होगा, है ना, और उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है। ये जस्ट इसका अपोजिट है। जस्ट अपोजिट क्या होगा? मोर विस्कस एंड ए लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ गए आप? वो भी लेस विस्कस, मोर विस्कस, यानी अगर हम वाटर को देखते हैं वो बहुत विस्कस और उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। ठीक है। नंबर 4, इट कैन बी स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस। इट कैन बी स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस। अगर वाटर सरफेस के ऊपर हम स्प्रेड करना चाहेंगे, ये स्प्रेड हो सकता है। इट कैन नॉट बी स्प्रेड, इट कैन नॉट बी स्प्रेड। समझ गए आप? तो ये आप इसको याद रखिए। जो कंपैरिजन बिटवीन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, आप इसको याद रखिए और नोट कीजिए। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। बच्चों प्रॉपर्टीज क्या है? बिल्कुल सेम टू कोलोइडल सॉल्यूशन, नो डिफरेंस। हम जितना प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जैसे हेटेरोजेनिटी पढ़े थे, जो भी पढ़े थे, उसमें ऑल आर इक्वल टू दिस इमल्शन में वही प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है। उसके बाद यूजेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। बच्चों देखिए, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इमल्शन। इमल्शन का इस्तेमाल बहुत होता है, इंडस्ट्री में हो या हमारे डेली लाइफ में, इट्स एप्लीकेशन इज एनॉर्मस, नो। तो पहले आप इसको पढ़ेंगे भी, जब मेटल एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। इन मेटल एक्सट्रैक्शन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स इट इज वाइडली यूज्ड। क्या होता है? अगर कोई ओर में सल्फाइड ओर्स है, तो अगर उसमें पाइन ऑयल डालते हैं और उसको स्टीयर करते हैं, सो क्या होता है? इमल्सन होके सल्फर इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट ओर। समझ गए? तो उसको बोलते हैं इमल्सन। सो आई हैव रिटन यूजेस ऑफ इमल्सन। नंबर 1, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी टू रिमूव impurities like sulfur
ए पाइन ऑयल इज यूज्ड to emulsify it and make it out as froth और फोम। झाग जैसे वो हो जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिए। इट इज यूज्ड और द इमल्सन is used for the concentration course. Number 2, in medicines it is widely used. Number 2, in medicines कहां पर? जितना आप देखते हैं लोशन, ऑइंटमेंट, जितना आप देख रहे हैं ऑइंटमेंट, ये सारे में क्या होता है? दोज ऑल आर इमल्शंस। कौन सा? लोशन और क्या? क्रीम भी हो सकता है। क्रीम, जितना हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं वो सारे क्या होता है? वी कैन टेल दैट दिस आर कॉस्मेटिक्स, नो। ये सारे कॉस्मेटिक्स क्या होता है? दीज आर इमल्शंस, जितने हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। ये कौन सा होगा आप याद रखिए? ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल टाइप। ठीक है ना, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस। ठीक है। अब तीसरा क्या है? अभी हमने बताया आपको डिसइंफेक्टेंट से इस्तेमाल करते हैं। और डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, हम जब खाते हैं फैट जमा डाइजेशन होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। डाइजेशन ऑफ फैट इन आवर इंटेस्टाइन, डाइजेशन करता है, क्या करता है? बाय इमल्सिफाइंग। हमारा इंटेस्टाइन में भी जो फैट डाइजेशन होता है बाय द इमल्सिफिकेशन मेथड। ठीक है, इतना आप याद रखिए इसको। प्रॉपर्टीज एग्जाम में अगर आएगा, राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज, सॉरी यूजेस आप इतना याद रखना। अगर एग्जाम में आया राइट डाउन 2 यूजेस, तो यू कैन राइट, नो। बच्चों, डिमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस जस्ट अपोजिट ऑफ इमल्सिफिकेशन। यानी इमल्सन जब बनाते हैं, मान लीजिए हमको इमल्सन से दोनों चीज को अलग करना है। कौन सा? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, दैट इज नोन एज डिमल्सिफिकेशन। डिमल्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम? आप एग्जाम्पल लीजिए अपने घर में। माँ क्या करती है आपका? मान लीजिए दूध है, दूध से हम निकालते हैं क्या? मक्खन को निकालते हैं। दूध से मक्खन को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ गए? तो हम क्या करते हैं? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड डिमल्सिफिकेशन कैन बी कैरिड आउट। जैसे क्रीम फ्रॉम मिल्क एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरा, अगर हम क्या करेंगे? एक ऐसा उसमें सब्सटेंस डाल देंगे जो इमल्सिफायर को खत्म कर देगा बाय एडिंग such a substance which can destroy the emulsifier। हम ऐसे सब्सटेंस डाल देंगे जो इमल्सिफायर को खत्म कर देगा, तो क्या होगा? वो अलग अलग हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि इमल्सिफायर रिस्पांसिबल टू फॉर द स्टेबलाइजिंग और फॉर द स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमल्सन। तो उसको अगर हम खत्म कर देंगे तो क्या होगा? अपने आप वो अलग हो जाएगा। अब तीसरा क्या है? भाई एडिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। मान लीजिए हम बटर को लेते हैं। ठीक है ना। बटर में अगर हम ऐसा चीज डाल देंगे, सब्सटेंस डाल देंगे व्हिच कैन ऑब्जर्व ऑल द वाटर। अगर वाटर को डिहाइड्रेट कर देगा, वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा, तो क्या होगा? बटर अलग हो जाएगा, यानी क्रीम अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? दिस इज डिमल्सिफिकेशन। समझ गए? ये तीनों मेथड्स आप याद रखिए। डिमल्सिफिकेशन। बच्चों भी डिस्कस करते हैं जेल क्या होता है? इट इज ए कॉलोइडल सिस्टम in which a liquid is dispersed in a solid phase।
अगर कोई सॉलिड फेज में अगर हम लिक्विड को डालते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, जेल फॉर्म होता है, जो हम जेली खाते हैं, समझ रहे ना। 2000 कर्ड जेल्स, इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, लिक्विड होता है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, सॉलिड फेज होता है। ये आप पहले आपने इसको समझ चुका है, ठीक है ना। तो जेल्स कितने तरह के होते हैं, आज को देखिए जेल्स कितने तरह के होते हैं। जेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 इलास्टिक जेल, नंबर 2 नॉन इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल किसे कहते हैं, द जेल which can again retain its original property after rehydrating or applying certain heat। क्या इसका मतलब, ऐसे कुछ जेल्स हैं, अगर हम डिमल्सिफिकेशन उसको कर लेते हैं, उसमें से वाटर निकल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो उसमें से वाटर निकल गया तो वो हमारा रहा नहीं इमल्सन। अगर हम उसको थोड़ा सा फिर उसमें पानी डाल दें या उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, वो क्या हो गया, फिर नरम हो जाएगा, यानी अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर देगा। उसको बोलते हैं इलास्टिक जेल। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिए, जेलाटिन, अगर अगर, ये 2 इसका एग्जाम्पल है, इलास्टिक, जेलाटिन, अगर अगर। इसको क्या करते हैं, अगर हम उसमें से पानी सुखा दिए, डिमल्सिफिकेशन मेथड जो पढ़े थे उसमें पानी सुखा दिए, तो जिलेटिन अगर अगर और इमल्सन नहीं रहेगा, सर जेल नहीं रहेगा। अगर उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया, फिर पानी थोड़ा डाल दें, फिर वो क्या होगा, अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर लेगा। तो दीज आर नोन एज इलास्टिक जेल। नॉन इलास्टिक जेल क्या है, जस्ट अपोजिट टू इस नॉन इलास्टिक जेल, इट विल नॉट कम बैक to retain its original property even after rehydrating or by warming। अगर उसको गर्म करते हैं, मान लीजिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, और आलम, ये जो जेल्स हैं, इसको अगर हम डिमल्सिफिकेशन कर लेते हैं, इसमें से वाटर को निकाल देते हैं, ये पाउडर जैसा हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू पाउडर। और उसको अगर इसमें पानी डालेंगे, इट विल नेवर अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल जेल स्टेट, वो जेल स्टेट को आएगा नहीं, उसको गर्म करेंगे भी वो जेल स्टेट को आएगा नहीं। तो दीज आर कॉल्ड नॉन इलास्टिक जेल। आप समझ गए, तो इसको आप याद रखिए, जेल्स आर 2 टाइप्स, वन इज इलास्टिक, अनदर नॉन इलास्टिक। इलास्टिक का एग्जांपल जेलाटिन, अगर अगर, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, आलम। ये क्या होते हैं, इलास्टिक मींस इट विल रिटर्न अगेन टू ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, ये अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी के चले आएंगे अगर हम गर्म करते हैं, पानी डालते हैं। लेकिन ये वाला और नहीं आएंगे, एक बार डिमल्सिफाई हो गए तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेल्स, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेल्स आर देयर। नंबर 1 सिनेरेसिस और वीपिंग ऑफ जेल्स, सिनेरेसिस और वीपिंग ऑफ जेल्स। नंबर 2 थैक्सोट्रोपी। नंबर 3 इम्बिबिशन और स्वेलिंग। नंबर 4 पीरियडिक प्रेसिपिटेशन। तो पहले क्या है, सिनेरेसिस और वीपिंग ऑफ जेल। सिनेरेसिस इज नथिंग बट, अगर हम जेल को कुछ देर तक रख लेंगे, क्या होगा, इट विल श्रिंक और लॉस द लिक्विड बाय स्टैंडिंग। कुछ देर तक रखेंगे तो उसमें जो लिक्विड हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, दैट इज नोन एज वीपिंग और सिनेरेसिस ऑफ जेल्स। दूसरा बच्चे थैक्सोट्रोपी क्या है, सम जेल्स अगर हम उसको सेक करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, और स्टैंड कर देंगे तो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं थैक्सोट्रोपी। आप समझ गए, बाय सेकिंग टर्न्स लिक्विड हो जाएगा, अगेन बाय स्टैंडिंग कम्स टू ओरिजिनल।
स्टेट। समझ गए? अगर हम उसको हिला देंगे या चेक कर देंगे तो क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, अगर ऐसे ही रख देंगे फिर वो बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं थाइक्सोट्रोपी। दिस फेनोमेनन इज नोन एज थाइक्सोट्रोपी। उसका इम्बिबेशन ऑफ स्वेलिंग, ये क्या है इम्बिबेशन? अगर हम किसी जेल को रखते हैं इन कॉन्टैक्ट विद डिस्पर्स्ड फेज, इन कॉन्टैक्ट विथ ही डिस्पर्स्ड फेज, वो जेल में जो डिस्पर्स्ड फेज होगा, अगर उसी डिस्पर्स्ड फेज कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, कुछ डिस्पर्स्ड फेज विल बी ऑब्जर्व बाय दिस, वो क्या होगा, मोटा हो जाएगा। समझ गए? इट विल ऑब्जर्व, इट विल ऑब्जर्व एंड स्वेल, और मोटा हो जाएगा। उसको ऑब्जर्व करके क्या हो जाएगा, फिर मोटा हो जाएगा। बच्चों देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पीरियडिक प्रेसिपिटेशन, अगर हम उसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराते हैं किसी जेल का, तो व्हाट हैपेंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एट रेगुलर इंटरवल। प्रेसिपिटेशन जब रेगुलर इंटरवल में होता है, जो रिंग्स फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट रिंग फॉर्म होता है, वो क्या होता है, इन द ऑर्डर ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। वो जो नंबर ऑफ रिंग्स होता है इन द ऑर्डर ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी मींस 2, 4, 8, 16 वैसे होता है। तो बच्चों ये हमारा खत्म हो गया सरफेस केमिस्ट्री। इसको आप बिल्कुल ये वीडियो को 2-4 बार देखिए, नोट को लिखिए और किताब को भी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको अच्छा लगा ये क्लास तो मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड colleagues. Okay, thank you.